बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत अपने उरूज पर है, लेकिन हमने देखा कि माजी में जितनी बात हो रही थी बल्दियाती इलेक्शंस की, बहरहाल मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम्स में भी कि अल्लाह अल्लाह करके ये बल्दियाती इलेक्शंस हो ही गए, लेकिन इन बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज का ऐलान काफ़ी देर और ताख़ीर का शिकार रहा, जिस पर चेमगोइयाँ होती रहीं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि मेयर कराची है भी कोई या नहीं, क्योंकि जिन जमातों की अक्सरियत सामने आई है उसमें पहले नंबर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त है, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है। हम जानते हैं कि एमकेएम पाकिस्तान ने इस तमाम बल्दियाती इलेक्शन का जो सिलसिला था उसका बायकॉट कर रखा था, लेकिन एक अहम सियासी जमात महाजिर कौम मूवमेंट और उनके सरबरा आफाक अहमद साहब ने इस तमाम बल्दियाती इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ बातें की थी। आज जरा उन बातों पर भी नजरसानी करेंगे। और अब जबकि ये बल्दियाती इलेक्शन गो के जैसे तैसे भी हुए, लेकिन बहरहाल हो गए हैं, अब वो क्या समझते हैं कि लुक फॉरवर्ड किन चीजों पर होना चाहिए। और ये जो इजमा हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़ों का, उसमें महाजिर कौमी मूवमेंट क्यों पीछे रह गई, ये सब पर बात करने के लिए सरबराह महाजिर कौमी मूवमेंट मेरे साथ मौजूद है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है आफाक अहमद साहब, उनको वेलकम करते हैं शो पर। आफाक अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आफाक साहब, बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस पर तबसरा फरमाइए, अपना तज्जिया दीजिए हमारे नाजरीन के लिए कि बड़ी मुश्किल लगती थी कि एमकेएम पाकिस्तान के धड़ों को यकजा किया जा सके, जिसमें बिलखुसूस पीएसपी का धड़ा था, मुस्तफ़ा कमाल साहब की अपनी एक एंटिटी थी। आप समझते हैं कि ये धड़े खुद एक हुए हैं या आपकी नज़र में किसी ने यहाँ पर भी कुछ बातचीत में पहल की है, और आप इससे क्यों पीछे रह गए? आप लोग खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही फिर उसका जवाब भी दे देते हैं, फिर आप मुझसे दोबारा जवाब मांगते हैं। मतलब आपने कहा कि जी वो लोग जो है वो किसी के कहने पर मुत्तहिद हुए या खुद हुए, तो मेरे ख्याल है ये तो अब तमाम लोगों को पता है कि जिन लोगों ने अलग किया था उन्हीं की हिदायत पर सब एक हुए। अच्छा, तो वो हिदायत आप तक पहुंची थी या नहीं? नहीं, मेरा कोई ताल्लुक कभी रहा नहीं हिदायतों पर। मेरा ताल्लुक कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से नहीं रहा। ओके, तो अगर आपको अब क्या लगता है कि इस सिचुएशन के बाद, बड़ी ट्विटर पे मैंने ट्रेंड्स देखे थे आज से तकरीबन 15-20 रोज पहले, कहा जा रहा था कि आप इल्हाक करना चाहते हैं या कर सकते हैं बानी एमकेएम के साथ, इस खबर की तरदीद या तस्दीक? बानी मुत्तहिदा के साथ किसने कहा आपसे? मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की। अगर कोई मेरा कोई क्लिप अगर आपके पास रिकॉर्ड पर है तो मुझे बताइए। नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि इसकी बातें हो रही थी कि शायद आफाक अहमद साहब समझते हैं या चाह सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही थी, और आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है मुस्तकबिल में कभी? नहीं, मैंने ये बात कभी भी नहीं कही। देखिए, मैं ये बात ज़रूर कहता रहा हूँ कि अल्ताफ़ साहब से जिन बुनियादों पर मेरे इख्तिलाफात थे उनमें एक इख्तिलाफ का इजाफा हो गया। मैं पहले कहा करता था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर महाजिर सियासत पर वापस आएँ और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान वापस आ जाएँ और पाकिस्तान के जोग्राफी में रहकर महाजिर हुकूक की जदोजहद करने की बात करें, तो मैं, अगर वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो मैं उनका इस्तकबाल करने बगैर किसी की परवाह किए बगैर जाऊँगा। और ज़ाहिर है कि हम माजी में भी उनके साथ काम करते रहे हैं, हम उस वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक इख्तिलाफ का जो इजाफा हुआ वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की या मुर्दाबाद कहा, तो अब मामला क्योंकि स्टेट के साथ उनका ताल्लुक पैदा हो गया, तो जब तक स्टेट उन्हें क्लियर नहीं करती तो ज़ाहिर है कि इस मामले के अंदर मेरा मौक़िफ़ अपनी जगह पर कायम है महाजिर हवाले से। लेकिन जो नई जो एक डेवलपमेंट हुई है उसमें स्टेट जब तक इस मामले को हल नहीं करती उस वक्त तक ज़ाहिर है कि मेरे हाथ पांव कटे हुए। ओके, आपके हाथ पांव कटे हुए। स्टेट जब तक इस मामले पर क्लियरेंस नहीं देती है बानी एमकेएम को, फिर सवाल ये उठता है, मैं आगे, आपने महाजिर नाम के हवाले से बात की, मैं उस पर बात करूंगी आपसे, लेकिन ये स्टेट क्लियरेंस की जो बात है आफाक अहमद साहब, आपको लगता है कि देखिए अभी फवाद चौधरी साहब की हाल फिलहाल में गिरफ्तारी हुई, फिर अभी शेख रशीद साहब भी गिरफ्तार हो गए हैं। पिछले दिनों हम सुन रहे थे मुख्तलिफ तज्जियाकारों को, वो कह रहे थे कि डोमिसाइल का भी मसला होता है क्लियरेंस के लिए। आपको लगता है कि इस तरह के हालात में, जबकि बहुत सारे लोगों की क्लियरेंस हो भी रही है, उसमें बानी एमकेएम की क्लियरेंस जो है वो मसला खड़ा कर सकती है? देखिए, मैं इस मामले के अंदर अगर कोई बात कहूँगा तो उसको फिर वही अज़बियत की निगाह से देखा जाएगा। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है, मेरा ख्याल ये है कि आवाम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि पंजाब में जिस तरह गिरफ्तारियां हुई हैं और जिस तरह टांग पे टांग धर के शेख रशीद साहब वहाँ
सिगार पी रहे हैं हिरासत में, तो जो रवैया हमारे साथ इख्तियार किया गया वो वहाँ नहीं है। और जिस किस्म का उनके साथ यानी अदालती रवैया है वो भी हमें यहाँ देखने में नसीब नहीं हुआ। कि यानी मेरे तो मुकदमात चलाते वक्त जो है वो जजेस नॉट बिफोर मी लिखे चले जाते, मेरी उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, मेरा कोई उनसे ताल्लुक नहीं था, उसके बावजूद वो मेरा केस आते के साथ ही नॉट बिफोर मी लिखे चले जाते थे। उसूलन तो होता यह है कि नॉट बिफोर मी उसके लिए लिखा जाता है कि जहाँ कोई आपके कोई ताल्लुकात हैं तो आप कहीं पार्शल हो सकते हैं या कोई आप पर उंगली उठा सकता है। तो मेरा तो किसी जज से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन बाकायदा हिदायत थी, मेरा केस आता था और उसके बाद जो है वो जज बगैर सुनवाई के चले जाया करते थे। तो यहाँ तो हमारे साथ ये रवैया अख्तियार किया गया। यहाँ पंजाब में हम देख रहे हैं कि रातों को भी अदालतें लग जाती हैं और एक ही दिन के अंदर जमानतें भी हो जाती हैं। तो अच्छी बात है ये हो रहा है और ये अमल तसलसल के साथ होना चाहिए ताकि महाजिर अवाम को ये एहसास हो कि आपके साथ जो कुछ होता रहा है वो ज़बान की बुनियाद पर आपके साथ इम्तियाजी सलूक किया गया। इम्पोर्टेंट बात की है आफाक अहमद साहब। इसके इसी तनाजुर में ज़रा आगे बढ़ते हैं। देखिए बल्दियाती इलेक्शंस हुए, अल्लाह अल्लाह करके हुए, बहरहाल नताइज भी बड़े देर से आए लेकिन बहरहाल आ गए। उसमें सर फहरिस्त ठहरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM पाकिस्तान ने तमाम धड़ों को यकजा करने के बावजूद इस मुहिम का, इस बल्दियाती इलेक्शन का जो है वो बाइकआउट किया। आपकी जमात इस सारे सिनारियों में एक सीट जो है वो निकाल सकी। MQM के बाइकआउट का भी आपके वोट बैंक में इजाफा नहीं हो सका, वजह क्या दिखती है आपको? नहीं सर, हमने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने वजाहत कर दी थी कि क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बाकायदा थ्रेट किया था कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी जिसमें हमें तसादुम का खतरा था। हमने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर इंतखाबात में आर्मी डिप्लॉय नहीं की और लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया तो हम अपने कारकुनान को खतरे में नहीं डालेंगे, हम इलेक्शन से दूर रहेंगे। हमारे लोग इलेक्शन से बिल्कुल दूर रहे इस मामले में। यानी आपने भी किसी हद तक इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, आपका बाइकआउट ही हो गया ना आपकी तरफ से भी? बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं, बाइकआउट ही हो गया। अच्छा, जब आपकी मुहिम चला रहे थे आफाक अहमद साहब, एक क्लिप है छोटा सा, वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ, फिर हम आगे जरा इस पर बात करेंगे। इस मुहिम के दौरान जब आप लोगों को, महाजिर कौमी मूवमेंट के वोटर्स, सपोर्टर्स को, महाजिर कॉज को आगे बढ़ा रहे थे बल्दियाती इलेक्शन के लिए, तो आपने एक जगह कुछ ये सब कहा, जरा सुनिएगा। हमसे कहा जाता है महाजिर कौमी मूवमेंट और अल्ताफ की लड़ाई में लोग कत्ल हुए हैं। यहाँ उन्होंने असला मुतारिफ कराया। कौन नहीं जानता कि कराची यूनिवर्सिटी में थंडर स्क्वाड किसका था? कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कराशन को मुतासिर किसने कराई थी? कराशन को मुतारिफ किसने कराई थी? जमात इस्लामी ने। असले को मुतारिफ कराने वाले जमात इस्लामी के लोग इस शहर के अंदर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने वाले जमात इस्लामी के लोग इस शहर की नुमाइंदगी के लिए हमारी गलियों में आते हैं। क्या उन्हें वोट मिलना चाहिए? क्या उन्हें वोट मिलना चाहिए? तुम्हारी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि जमात इस्लामी के लोग तुम्हारी गली में आते हुए कांपे, उन्हें डर लगे कि ये कौम आज गुस्से में है। क्या जमात इस्लामी के लोगों को तुम्हारी गलियों में आना चाहिए? ठीक, आफाक अहमद साहब, इसको सुनाने का मकसद ये था कि इस सब के बावजूद गो कि आपने अपने वोटर को ये सब कहा, लेकिन जमात इस्लामी दूसरे नंबर की जमात ठहरी। ये जो आपने सारी बातें कही, इसमें कहाँ तक आप समझते हैं कि सदाकत है और जमात इस्लामी को फिर भी वोट पड़ा? हमने देखा आप जो कह रही है ना कि आपने जो कुछ कहा उसके बाद भी वोट पड़ा, वोट का तनासुब निकाल लीजिए। इतने वोट माजी में जो है वो मेरा ख्याल है एक MP लिया करता था जो पूरे कराची के अंदर उन्होंने वोट हासिल किए। तो इससे कोई ये तासुर मत दीजिए कि इलेक्शन हो गए और इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन तो जाहिर है कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द ही करूंगा इंशाअल्लाह ताला, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं, तमाम हकाइक जमा कर रहा हूं और जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं आवाम को आगाह करूंगा कि ये जो वॉक ओवर दिया गया और जिस तरह हालात क्रिएट किए गए कि इलेक्शन नहीं होने देंगे और इलेक्शन के लिए बाकायदा सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वजाहत होती रही कि हमने एक एप्लीकेशन दे दी है इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने के लिए। ये जो अनसर्टिनिटी क्रिएट की गई और उसके बाद जो है वो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन में कूदे भी तो आप इस इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई इनके पास मैंडेट है? यानी 100 आप रिकॉर्ड उठा के मुझे बता दीजिए कि जो मेयर के उम्मीदवार अपने आप को समझ रहे थे उन्होंने जो यूसी की सीट निकाली वो कितने 100 वोट पे निकाली है?
इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये अगर मेयर का ओथ उठाने जाएंगे तो अवाम ने कितने % इनको वोट डाला है? मतलब अगर मैंने ये बात कह दी थी तो वो गलत तो नहीं कही थी कि जनाब महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान आज भी फांसी के फंदों के ऊपर झूल रहे हैं। यहाँ आप में से किसी को जुर्रत नहीं है कि आप ये कह सकें कि वो पाकिस्तानी उनको वापस लेकर आइए। अल बदर अल शम्स इसी जमात इस्लामी ने बनवाई थी, वहां पर उनके कहने पर जो है वो लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की थी पाकिस्तान बचाने के लिए। आज वो लोग रेड क्रॉस के कैंपों में जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। आप दुनिया भर के मसाइल हल करने के लिए चले जाते हैं, अगर कोई कच्ची आबादी डिमोलिश हो रही होती है तो आपकी जबान बोलने वाले लोग हैं, आप जाके वहां खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपने महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान के लिए जमात इस्लामी ने कोई एहतजाज किया? जो लोग वहाँ फांसी चढ़ रहे हैं, जो लोग वहाँ रेड क्रॉस के कैंपों में, इसलिए कि वो हमारी जबान बोलते हैं, वो हमारी कौम के लोग हैं। मैंने लोगों से अगर ये बात कही थी कि भाई अगर ये लोग महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान के साथ वफा नहीं कर सके, उनके खून के धब्बे इनके दामनों पे लगे हुए हैं, तो अगर ये इलाकों में आए तो इनसे पहले से सवाल तो करो। ये मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था और हम पे इल्जाम लेकिन लोगों ने शायद सवाल तो नहीं किया होगा, लेकिन जमात इस्लामी को बहरहाल अरे नहीं, ऐसे कोई वोट नहीं पड़े। 100 वोटों पे 200 वोटों पे यूसी चेयरमैन आया है, जाहिर है बाइकाट की वजह से आया है। दूसरी बात, मेरे ऊपर और मेरे हवाले से महाजिर पॉलिटिक्स के ऊपर जमात इस्लामी ने इल्जाम लगाया था कि जनाब ये शहर के अंदर जो मतलब लड़ाई झगड़े हुए, जो लोग मरे, वो अल्ताफ हुसैन और अकील के झगड़ों में या महाजिर कौमेंट और मुत्तहिदा के झगड़ों में लोग मरे। ये क्लाशनकोफ मुतासिर किसने कराई थी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में स्टेन गन लेके कौन मस्जिदों की छतों के ऊपर ड्यूटियां किया करता था? आपने असला मुतारिफ कराया अफगान जंग के अंदर, आपने यहाँ पे जहाद को मुतारिफ करवाया है। उसके बाद आप इल्जाम देंगे इस शहर के अंदर खून खराबा किसने करवाया? आज भी इस शहर की कच्ची आबादियों के अंदर बेपनाह असला है। हम अगर खुदा न करे कहीं कोई पिस्टल अपने दिफा में भी निकाल लें तो हमारे घरों पे छापे पड़ते हैं, वहां शादी ब्याह के अंदर LMG चलती हैं, कोई पूछने वाला है? यही जमात इस्लामी उनको सपोर्ट करती है। इस शहर के अंदर हम पे इल्जाम लगाया कि लाशें हमारी वजह से गिरी हैं। इस शहर के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, एक मोबाइल के लिए नौजवान का कत्ल कर देते हैं। एक मतलब आप किसी सियासी जमात का नगमा सुनने पर तो आप ट्रेस करके बंदा उठा सकते हैं, लेकिन इस शहर के अंदर सैकड़ों लोग सिर्फ मोबाइल छीनने के चक्कर के अंदर अपनी जान से गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं यहाँ पर? कहाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज, कहाँ पॉलिटिकल पार्टीज जो प्रोटेस्ट करें? मतलब आप जमात इस्लामी के मामले के ऊपर मुझसे कहें कि आपने ये बात की थी फिर भी वोट मिले। 100 वोट के ऊपर अगर चेयरमैन आया है तो उसको ओथ लेते हुए शर्म आनी चाहिए। अच्छा ठीक है आफाक साहब, बड़ा अच्छा नैरेटिव आपने अपना दिया है, जो सवाल उठ रहा था इस सारे आपके जलसे के हवाले से। लेकिन ये फरमाइएगा कि अब जो मेयर कराची की बात हो रही है, आपको लगता है कौन सी सियासी जमात इस काबिल होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सर फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के हवाले से, या आपको लगता है जमात इस्लामी को ये मैंडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से दे देगी कि मेयर उनका आ जाए, और अगर आ जाता है तो शहर में क्या बेहतरी देखते हैं आप? देखिए, ये मेरा मैटर नहीं है कि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आपस में किस तरह मामलात को सेटल करती है, इसलिए कि ये सियासी मामलात हैं, ये उन्हीं लोगों ने तय करने, ये हमें तय नहीं करने। हम अपनी ख्वाहिशात का इजहार क्यों करें इस मामले में? एक जमात इस्लामी का मेयर कराची को डिलीवर कर सकेगा आफाक अहमद साहब? अगर उनकी विल होगी तो करेंगे, और अगर उनकी विल नहीं है तो जाहिर है कि उन्होंने माजी में भी कच्ची आबादियों के अंदर जो लोग बसे हैं उनके ही दिफा किया है। इस शहर में होने वाली ज्यादतियों पर तो उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, तो इस शहर के अर्बन एरियाज को उनसे कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। ओके, एंड व्हाट अबाउट द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आफाक अहमद साहब? जी दोबारा प्लीज कहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए? हाँ, पीपल्स पार्टी असल में ये समझती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो फ्यूचर में अर्बन एरियाज को डिलीवर करके अपने लिए स्पेस पैदा कर सकती है, इसलिए उसने अभी कुछ डेवलपमेंट की भी है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। डॉक्टर आसिम खासा एक्टिव रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ तवक्को की जा सकती है कि हाँ ठीक है डिलीवर करेंगे। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी को भी जाहिर है कि महाजिर लीडरशिप का नेमुल बदल नहीं समझता। लेकिन ये महाजिर लीडरशिप का नेमुल बदल कहाँ है आफाक अहमद साहब? अब बड़ी बात हो रही थी, मैंने इब्तिदा में आपसे सवाल किया था कि धड़े एक हो जाएंगे तो महाजिरों का शायद कोई वाली वारिस आ जाएगा। ये धड़े भी एक हो गए, अब ये भी एहतजाज कर रहे हैं, तो महाजिरों का वाली वारिस आपको शहर में कौन सी सियासी जमात दिखाई देती है? और अगर वो मंजर पर नहीं है, पस मंजर में है, तो फिर काम कैसे होगा? कुछ सवाल छोड़ दीजिए, इसलिए कि सारे सवाल का जवाब यहाँ देंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे पास बचेगा कुछ नहीं। कब करने जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और मुझे तमाम सूरत हाल का अंदाजा है, और मैं इन सारे हालात के ऊपर अवाम को एतमाद मिलूंगा, बताऊंगा कि जो सूरत हाल अभी तक
पैदा हुई और जो जिस तरह मामलात होते रहे। मुख्तसर ये कि देखिए, जब आप अपने फैसले खुद नहीं करेंगे तो आप चाहे मतलब 10 इस तरह के इत्तेहाद कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। और जो इत्तेहाद, लेकिन फैसले आफाक अहमद साहब, कतई कलामी की मुआफी, आप कह रहे हैं फैसले खुद नहीं करते, फैसले खुद होने के लिए या खुद करवाने के लिए आपको लगता है कि बड़ी हिम्मत चाहिए होगी, पार्टी से बालातर होकर अपनी सियासी वाबस्तगियों से ज्यादा आगे बढ़कर बात करनी होगी, या फिर इशारों का इंतजार? आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जो सूरत हाल है उसमें मैं तो 10 मरतबा पहले भी कह चुका हूँ कि मतलब अफराद का इत्तेहाद जो है ना वो वक्ती है। कौम का इत्तेहाद जिस वक्त होगा, लीडरशिप जो है वो पैदा नहीं की जाती, पैदा हो जाती है। मैंने हजारों मरतबा कहा कि रईस अमरोही साहब लीडर नहीं थे, लेकिन रईस अमरोही साहब ने जो पूरी कौम की दिल की आवाज थी वो दिल की आवाज बनकर वो सामने उभरे। उनका कता जो है उन्होंने उसको लीडर बना दिया। भुट्टो को उनसे मुज़ाकरात करने पड़े। तो महाजर कौम को जिस दिन महाजर कौम मुत्तहिद हुई उसको लीडर पैदा नहीं करना पड़ेगा, उनमें से खुद लीडर पैदा हो जाएगा। और जो सही बात करेगा, जो ऊंची आवाज में हक की बात करेगा, वो लीडर होगा इंशाअल्लाह ताला। ये इत्तेहाद वक्ती है सारे के सारे, और ये इत्तेहाद डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए कि इत्तेहाद ग्रेट पॉइंट हो गया। आफाक अहमद साहब, आप जब महाजिर का नाम लेते हैं ना कतई कलामी के साथ, तो महाजिर कल्चर डे के हवाले से हमारे पास इत्तलात आई, गलत या सही, तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा। आप कहा यह जाता है कि आफाक अहमद कहते हैं कि ये कल्चरल डे जो है, महाजिर कल्चर डे, ये हमें नहीं मनाना चाहिए, आप रोकते हैं, ये खबरें हैं, गलत या सही, आप फरमाइए। देखिए, मैं अगर आज आपसे इस मामले में कोई बात कहूँ तो जो कल्चर डे मना रहे थे ना, मेरे बच्चों की तरह है। मैं बहुत प्यार करता हूँ उनसे, वो लोग मेरे पास आए भी थे। मैंने उनको समझाया था, मैंने कहा बेटा जब हम कोई काम रद्द अमल में करते हैं तो हमें दुगनी ताकत से करना चाहिए, और हम दुगनी ताकत से अगर अभी करने की पोजीशन में नहीं है तो आप मत कीजिए। आप कोई फादर डे मना लो, मदर डे मना लो, आप अपनी तालीम का कोई दिन मना लो, लेकिन आप कल्चर डे जो मना रहे हैं वो ज़ाहिर है सिंधियों के कल्चर डे के रद्द अमल में मना रहे हैं। मैंने तो लोगों को ये समझाया कि ये कल्चर डे आपसे मनाने के लिए जो लोग जिद कर रहे हैं वो आपका सिंधियों के साथ तसादुम चाहते हैं, जो मैं नहीं चाहता। मैं दूसरा यहाँ अलबदर शम्स बनाना नहीं चाहता। मुख्तसर सी बात ये है। दुरुस्त हो गया। ये फरमा दें आफाक अहमद साहब, सुनने में आया है कि बाई इलेक्शंस में बानी MQM के हिमायत याफ्ता एक उम्मीदवार का नाम आ रहा है, वो उतरेंगे मैदान में और 9 नशिस्तों पर वो अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, बाई इलेक्शन। आप समझते हैं कि बानी MQM के हिमायत याफ्ता यहाँ से अगर उतरते हैं 9 नशिस्तों पर तो वो कामयाबी हासिल कर सकेंगे बाई इलेक्शन में? आप मुझसे ये सारी बातें पूछ कर मुझे मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। मुझे क्यों इस मामले में बताती हैं आप? भाई बात ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अगर किसी को नॉमिनेट करते हैं और अगर अवाम उसको वोट डालती है तो जाहिर कोई रोक तो नहीं सकता, और अगर कोई रोक नहीं सकता और अगर रिजल्ट उनके फेवर में आता है तो जाहिर है कि ये फिर तमाम हमारी जो अशराफिया है और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको सोचना चाहिए, उसको सोचना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स मैटर करता है तो उसको इस मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल करो, बजाय इसके उसको मतलब आप क्या कहें, एलिमिनेट करें। ठीक हो गया, करते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक अहमद साहब हमें वक्त देने के लिए। MQM के हवाले से बात हुई है, जमात इस्लामी के हवाले से बात हुई है, आफाक अहमद साहब ने अपना खुसूसी वक्त हमें दिया, महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन। बहुत बहुत शुक्रिया आफाक अहमद साहब। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जानते हैं कि जमात इस्लामी इस वक्त इतना सन्नाटा क्यों है भाई। क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन से पहले बड़ा शोर था, फिर इलेक्शन के बाद भी बड़ा शोर था, लेकिन अब सारी जगह खामोशी ही खामोशी है, क्यों? इसका जवाब लेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब की, जो कि ज़ाहिर तनकीद भी कर रहे थे, तबसरा कर रहे थे, अपनी जमात के बारे में बता रहे थे जिसने सिर्फ एक नशिस्त हासिल की बल्दियाती इलेक्शन में। बहरहाल दूसरी बड़ी जमात जमात इस्लामी जो है वो सामने उभरी भी हमारे सामने, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के माबैन इत्तेहाद की खबरें जो हैं वो बड़ी हमारे सामने थी, सरगर्म भी थी। आज हमने लाइन अप किया था अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब को, जो अब से कुछ देर पहले तक हमारे साथ मौजूद थे और वो वहां बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक मुझे बताया गया है, वो फ्रेम दिखाइए, मेरे प्रोड्यूसर ने और मेरी PCR टीम ने मुझे इत्तला दी है कि हाफिज
रहमान साहब अपनी नशिस्त से जा चुके हैं और उन्होंने ये कहा है, वो नशिस्त लगा के रखिए, मुझे मत दिखाएं, मेरा दिखना जरूरी नहीं है, विंडो में दिखा दें। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये कहा है कि महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा को मुझसे पहले क्यों लिया गया, हालांकि इस तरह के प्रोग्राम्स करने की मैं कायल नहीं हूं, लेकिन जब मिस कमिटमेंट हो जाते हैं तो फिर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि टेलीविजन स्क्रीन पर बैठकर इस तरह की बात ना मैं करना चाहती हूं। और बहरहाल अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब का ये वक्त था, उनके साथ हमारी ये बात तय थी कि वो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ 7:30 बजे से ऑनवर्ड्स होंगे, लेकिन आप नशिस्त को खाली देख रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब महाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद साहब के इंटरव्यू जो कि उनसे पहले था, सोलो सेगमेंट उनका था और सोलो सेगमेंट हाफिज नईमुर रहमान साहब का था, ये मेरी उनसे खुद जाती तौर पर बात तय हुई थी। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पर जब मैं ब्रेक से वापस आ रही थी, उससे चंद मिनट पहले मुझे बताया गया कि हाफिज नईमुर रहमान साहब वहां से जा चुके हैं और उन्होंने कहा कि हम आज का इंटरव्यू नहीं देंगे। आज जमात इस्लामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप हमारे लिए काबिल कदर शख्सियत हैं, आप हमारे मेहमान थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज जो कुछ हुआ है मेरा ख्याल है ये होना नहीं चाहिए था। बहरहाल आज जमात इस्लामी ने एक मरतबा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वैसे तो हमें बड़े सन्नाटे में दिखाई दे रही थी जमात इस्लामी और ऐसा लग रहा था कि पूरा कैंप खामोश है जमात इस्लामी का, लेकिन आज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा इलेक्शन था जिसमें उन्होंने खुद बड़ा भरपूर हिस्सा लिया मध्याती इलेक्शन में, उन्होंने कहा पूरा धांधली ज़दा था और इस पूरी धांधली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाथ किया है, लेकिन जमात इस्लामी उसी हाथ से हाथ मिलाने की बातें भी कल तक कर रही थी। क्या कह रहे थे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब? गो के प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने कहा जरा वही सुनवा दूं आपको। पहले बाई इलेक्शन 11 यूसीओ में होना है, ये उन यूसीओ से अलग है जिनका मामला इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। ये 11 यूसीयां जो रह गई हैं इंतकालों की वजह से, इनका जो इलेक्शन है इसमें आरओज और डीआरओज सिंध हुकूमत के नहीं होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन का अमला होना चाहिए, फौज और रेंजर्स की तकर्रुरी होनी चाहिए, ताकि पता चल जाएगा सबको कि फिर मैंडेट किसका है और किसके पास है। इसलिए ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि धांधली का जो ये पूरा इंप्रेशन है और जो कुछ धांधली हुई है, अगर कोई रेमेडी कराची के लोगों को मिल सकती है तो अब इलेक्शन कमीशन दे सकता है और ताक़ुब भी करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं आप। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर बताना चाहता हूं। ये जमात इस्लामी है, ये इस तरह की पार्टियां नहीं जो डील कर लेंगी, नतीजे पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, मैंडेट पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बात पे कॉम्प्रोमाइज की बातें कर रहे थे हाफिज नईमुर रहमान साहब, लेकिन अच्छा होता कि जैसे आपने वादा किया था उसको आप वफा करते और आज प्रोग्राम में मेरे साथ बराह रास्त होते। मोहम्मद नसीर साहब मेरे साथ लाइव कॉल पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। लाइन ड्रॉप हुई है, वेल नेवर माइंड, आप हमें दोबारा भी कॉल कर सकते हैं, मैंने कॉलिंग नंबर ऑन करवाया है ताकि जरा सवाल ये रखना चाह रही थी आपके दरमियान कि जो कराची में रहते हैं या कराची से बाहर से भी आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं, जो इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन की बाज़गश्त थी, उसके बाद अब मेयर कराची की जो बात हो रही है, कौन सी सियासी जमात आपको लगता है कि बेहतर तरीके से शहर कराची को सर्व कर सकती है या कराची के लिए एक बेहतर नुमाइंदा जमात बन सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से अपना चीफ मिनिस्टर तो ज़ाहिर उनका होता ही है, लेकिन क्या इस बार मेयर कराची की जो बात वो कह रहे थे कि इस बार मेयर कराची भी हमारा होगा, और इस बारे में हमने सुना सईद गनी साहब को, नासिर हुसैन शाह साहब को, वो तबातुर से ये बात कहते भी रहे, लेकिन जमात इस्लामी इस वक्त किससे हाथ मिला सकती है जब इन सारी बातों के बाद जब वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो हमारे साथ खुली धांधली की है? इस खुली धांधली के बाद क्या जमात इस्लामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी? और जो इल्जाम खान मोहम्मद अब्बासी साहब से बात करते हैं। खान मोहम्मद अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है आपका? ठीक जी, अल्लाह का शुक्र सर, फरमाइए। खान मोहम्मद अब्बासी साहब जी बात कीजिए आप। जी आ रही है मुझे आपकी आवाज, आप बात कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक आपके पास कॉल आ रही है या इस नंबर पे कॉल आ रही है, इसलिए मेरी आपसे ओके, सो प्लीज इसको थोड़ा सा देखिए क्या मसला है, क्योंकि कॉलर से बात करना जब आप कॉलिंग ऑन कर रहे हैं तो जो डबलिंग हो रही है कॉल्स की, उस पर आवाज नहीं आ सकेगी इस तरह से।
अच्छा, मैं दिखाना नहीं चाह रही थी, लेकिन हाफिज नईम उर रहमान साहब जब कमिटमेंट पूरा करने के साथ वो आकर बैठे भी, लेकिन जाते जाते हाफिज नईम उर रहमान साहब ने क्या कहा था वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि रजिस्टर रहे। हाफिज नईम उर रहमान साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, और अगर वो मेयर कराची भी बनते हैं तो ज़ाहिर है और भी कराची वालों की उनकी हिमायत के साथ बनेंगे। लेकिन हाफिज साहब ने जाते जाते प्रोग्राम से पहले क्या कहा, वो उठ के क्यों गए, क्यों उनको नाराज़गी हुई, वो देख लीजिए। ख्याल है जब हाफिज साहब को ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप लोगों को ये रजिस्टर रहे कि मैं कोई भी बात गलत बयानी के साथ नहीं करती। टेलीविजन स्क्रीन पर बैठना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, गेस्ट के साथ हमारा कमिटमेंट होता है, और गेस्ट की बड़ी बात होती है कि वो हमें अपना कीमती वक्त देते हैं, और हाफिज नईम उर रहमान साहब उन्हीं में से एक शख्सियत है। हमने जब भी हाफिज साहब को कहा वो ज़रूर आए, और आज भी वो आए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रद्द किया और वो नहीं आए, लेकिन आने के बाद, बैठने के बाद, प्रोग्राम शुरू होने से मतलब मेरा प्रोग्राम शुरू था, जारी था, मैं महाजिर कौमी मूवमेंट के जो सरबराह हैं आफाक अहमद साहब, उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर चुकी थी, ब्रेक लेने वाली थी। ब्रेक पे जाने से पहले मुझे बताया गया कि हाफिज नईम उर रहमान साहब बावजूद इसके कि उनको माइक लगाया जा चुका है, आप देख रहे हैं ये, अब जरा सुनाइए। थोड़ी होता है कोई तरीका, मतलब कोई यार मतलब लेवल होता है उसके, क्या पूरे जो है ना इलेक्शन लड़ा और एक सीट भी नहीं जीता, जो जिसके 10,000 वोट नहीं है पूरे शहर में, आप उसको प्रोग्राम करके फिर मेरा प्रोग्राम साथ करवाएंगे, तो बस माजरत कर लें, ठीक है। तो माजरत हो गई हाफिज नईम उर रहमान साहब, कोई बात नहीं, लेकिन हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि आप जिस तरह आते हैं, GTV आपका अपना घर है, और आइंदा भी हम आपको इसी तरह पैगाम भेजते रहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहें। बहरहाल इसको स्टॉप कर दीजिएगा। कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम में तमाम ही पहलुओं का जायजा लिया जाए। जो बातें, ये बंद कीजिएगा, ये वाली वीडियो आप बंद कर दें। आफाक अहमद साहब ने जो बातें अपने जलसे में कही थी जमात इस्लामी के लिए, वो मैंने उनसे क्वेश्चंस किए कि आपने जमात इस्लामी पर क्यों इल्जामात लगाए, आपने अपने लोगों, वोटर सपोर्टर्स को ये क्यों कहा कि जमात इस्लामी जब आपके घर पर वोट मांगने आए तो आप उनसे पूछिएगा कि वो महसूरीन पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, जिसका उन्होंने खुद जवाब दिया। मैं चाहती ये थी कि इस सवाल का जवाब खुद अमीर जमात इस्लामी कराची से भी लिया जाए कि आप महाजिर कौमी मूवमेंट के इस इल्जामात को किस तनाजुर में देखते हैं, लेकिन वो नौबत नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर है हाफिज नईम उर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद नहीं थे। कोशिश मैं दोबारा यही कहूँगी कि यही होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और उनके माबैन जो रिफ्ट है या उनके माबैन जो इख्तिलाफात हैं, उनको एक साथ इकट्ठा किया जा सके या फिर उनको किसी एक पेज पर लाया जा सके। बहरहाल मुझे बताया जा रहा है वक्त बिल्कुल मुख्तसर रह गया है। लाइव कॉल्स के लिए मैंने सेशन ऑन किया था, लेकिन मेरे ख्याल है वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। कोशिश होगी कि आइंदा इंशाल्लाह प्रोग्राम इसी तरह जारी रखें। कल का प्रोग्राम भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आज जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत खा हूँ कि आपको हाफिज नईम उर रहमान साहब का लाइव वर्जन जो था आज के इस तमाम टॉपिक का, वो हम नहीं दिखा सके, नहीं सुना सके, क्योंकि हाफिज नईम उर रहमान साहब ने हमसे जाते जाते मुआजरत कर ली, और उसकी वजह मैं नहीं थी, महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह का वो इंटरव्यू था जो उनसे पहले सोलो में कमिटमेंट था कि हाफिज नईम उर रहमान साहब हमेशा कहते हैं कि मुझे सोलो लीजिएगा, मुझे किसी के साथ नहीं लीजिएगा, पैनल डिस्कशन में मैं नहीं बैठूंगा, तो उनका सोलो ही सेगमेंट था और ये सारा वक्त उनका था। बहरहाल वो तब भी GTV की स्क्रीन पर जलवा फरोज ही रहे। GTV हाफिज नईम उर रहमान साहब को दिखाता रहा और आइंदा भी शायद दिखाता रहेगा, शायद नहीं यकीनन। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।